कुणाल ने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज़ सुनते ही कामनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे और दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुँचकर फूली हुई साँसों से उसने कुणाल से कहा। कामनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामनी ने बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुँह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड ख़राब मत करो ना प्लीज़। कुणाल ने कामनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामनी और ज़्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े-खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया। हो, समझती क्या है वो अपने आप को? 2 घंटे से तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इससे पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमने मिलने से उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो की थी, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो व्हाट। वो तो मान ही नहीं रही थी, वो तो थोड़े पैसों की लालच दी तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और वो फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है, तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ इंजॉय करो और मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरह ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फ़ोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिससे लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल की गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज में उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी-खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी-भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब में कामिनी ने कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसकी बातों को उलझा कर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देखे। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पीछे पास आई और एक कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर-उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई साँसों से अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आँखों-आँखों से एक-दूसरे को चेतावनी दे रहे हों कि कुछ देर तो दोनों ही बहनों के बीच कौन पहले आँख झपकेगा वाला युद्ध चल रहा। लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओ फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूँगी कुणाल से पीछे इतना पागल मत, ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं, लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ऑन बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशनल का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसलिए उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र हो तो अब कंपनी मेरा नाम कर क्यों नहीं देती? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो अपने जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देने वाली थी। कामिनी इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ नबी ने कहे मुड़ कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोक कर खड़ी हुई और फिर ही टेबल पर खड़े पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्नी पलटते हुए कामिनी वो वाली बोली, वैसे किसके लिए बचा कर रखी हुई है कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज़ औलाद के लिए? इससे पहले कामिनी बात खत्म करे अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उसमें कई ज़्यादा तेज़ गूंज की इस तमाचे की कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उँगलियों के निशान साफ-साफ नज़र आ रहे थे। कामिनी का मुँह खुला और आँखें चौड़ी हो गई थी। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार अगर मेरी बच्ची को नाजायज़ कहा तो जो ज़बान खींच लूँगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आँखों से आँसू कम और गुस्सा ज़्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। कामिनी ने बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ और बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहाँ भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति को गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर मिरर में से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं के दौर पर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज़ से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज़ कहे उसे बर्दाश्त नहीं रहा था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल थी। 6 साल से अनिका आज तक उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी, को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। ये सब सोच रही थी वो कि तभी अचानक उसे याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फ़ोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफ़ादार मैनेजर मनोज को फ़ोन लगाया। कुछ दिन के बाद मैनेजर फ़ोन उठाकर कहा, अनिका बेटी कैसी हो? क्या बात है? आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया?
अनिका अपनी आवाज़ को साफ करते हुए कही, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज़ पर कंपनी की मालकिन हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। आई एक्सक्यूज़ली अंकल, बस ये पूछना था के लिए मैंने फ़ोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटी समझ लो डूबती हुई नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी चलाना 4 साल 5 साल का प्रॉफ़िट हो जाता है, 4-5 लाख का प्रॉफ़िट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ, तुम कहो तो आपसे तुम्हें भिजवा दूँगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर आप अपना ख्याल रखिए। फ़ोन काट कर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो क्या बात थी उस छोटी सी कंपनी में जो डोगरास हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए थे। पहले मेरे ज़रिए तो फैक्ट्री हड़पने की कोशिश और उसी के चलते कुणाल ने मेरी से शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलुरु चली गई। इसलिए मुझे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए कामनी के ज़रिए मुझे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही हो। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाकर देगी। इसलिए अपनी उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपनी प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी दी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के साथ के सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी-सी घबरा गई, उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर के छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरे रास्ते रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करने का क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और एक सस्ता से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर और पार्सल ज़मीन से उठाया और उसे खोल के चेक किया तो फिर वो अचानक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उँगली आइसक्रीम के पैक में डाली और फिर वही उँगली अपने मुँह में डाल दी। और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा, यस सर पॉजिटिव, इट इज़ ए चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे निका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी हो गई और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड क्या कर रहा है। तभी एक होटल स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जींस और पोलो नेक्स टी शर्ट में रोहित मारवा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फ़ोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए कुछ किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट नॉनसेंस इज़ दिस? यू कांट डू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावा निखरती उसकी खूबसूरती को रोहित देखकर एक सेकंड के भूल गया कि वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल वो अपनी सेंस में आया और चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद की पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित क्या बोल रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द क्रस्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की ये बात तुरंत पकड़ लेता और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है, तब तो ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक सी नज़रों से देखे जा रहे थे। अनिका ने अपनी इंसल्ट का बदला ले ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनली वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माई सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टक 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 गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। न जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसलिए मुड़कर अनिका को देखने जाता है। तभी सामने से सर्विस प्लेट के जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सॉरी प्लेट ज़मीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका से लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो पाँव पटक कर अंदर चली गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुल गया। अनिका की गुस्से से सोचा कि कौन बदतमीज है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजिन भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर आवाज़ निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहु लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफ़ी लड़कियां ट्राई कर चुके हैं ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत सिक्ट है ना, वो किसी के पास जाते हैं ना कोई उनके पास आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो चुकी थी। इससे पहले सनी ने अपना पाँव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये साथ उसके साथ हो क्या रहा था।
दूसरी तरफ गुलरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तय भूल चुके थे कि वो कामनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद ही खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहाँ गौतम, कामनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर आए पहुंचे। कामनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने मेरी पार्टी एंजॉय की। कामनी इस हकीकत से अनजान भी थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की को उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा है, और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आज कामनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल का डिवोर्स पेपर थमा दिया। कुणाल ने जल्दी से पेपर लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम आ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, जल्दी तुम्हारी और कामनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया और वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं, जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक मेरे घर वालों ने शादी नहीं करवाएंगे, ना मैं करूँगा। कुणाल आखिरी पेग नीट पी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाई अनिका अपने कमरे में आई, अपना पर्स सोफा पर फेंक कर पाँव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसने देखा कि रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसे डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वांट टू मीट यू अर्जेंटली, एक पेशेंट है, उसके दिमाग का ऑपरेशन करना है जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। हाँ, वहाँ रोहित डॉक्टर अमरीका का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले ही आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फ़ोन लगाया। रोहित काफ़ी डोमिनेट आवाज़ में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज़ सुनकर सैम और जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों को कि अगर रोहित ने याद किया तो ज़रूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस सर, एनीथिंग आई कैन डू यू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमिता का मेल आया है, पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होंगी उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊँगा। सेम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने फ़्लाइट का एजुकेटेड लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज़ ना हो जाए इसलिए खुद को अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज़ नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल स्टाफ रोहित को ऐसे भागते हुए देखकर परेशान हो गए। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24वें फ्लोर तक पहुंची तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में ही एक चीज़ बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम।